रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। भाई और बहन के बीच जो अपार स्नेह होता है उसका ये प्रतीक हम लोगों ने 2011 में ये सोचा कि जिस तरह से बहन भाई को राखी बांधती है और उसको रक्षा बंधन करते हैं। इसका मतलब है कि भाई की जिम्मेदारी होती है कि बहन की रक्षा करें। तो हम लोगों को ये लगा कि जिस प्रकार से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होती है और इन सभी प्रकार की चर्चा के बीच में यह एक बात उभर कर आती है कि हम अगर अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो वृक्ष की रक्षा करना जितना संभव हो उतना अधिक हम पेड़ लगाएं और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि जिस पेड़ को लगाते हैं उसकी हम रक्षा भी करें। इसलिए उसी को एक सांकेतिक तौर पर मनाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के दिन हम लोग वृक्ष की रक्षा का संकल्प लेंगे और वृक्ष को राखी बांधेंगे। जहाँ तक स्मरण है हमारा उस दिन संभवतः 13 अगस्त था 2011 में और उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। उसी दिन से हम लोगों ने ये परंपरा की शुरुआत की और तब से ये निरंतर न सिर्फ इस परंपरा का निर्वहन हो रहा है बल्कि इसका विस्तार भी हो रहा है और इसको एक बहुत अच्छे रूप में लोगों ने ग्रहण किया है। हम लोगों ने बिहार में तय किया कि हम लोगों के यहाँ जो हरित आवरण था वो बहुत कम था, 9% के करीब था। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम इसको 2017 तक कम से कम 15% पर लाएंगे और उसी को ध्यान में रखकर हम लोगों ने हरियाली मिशन की शुरुआत की और लक्ष्य रखा कि लगभग 24 करोड़ पेड़ पूरे बिहार में लगाए जाए और विभिन्न प्रकार से विभिन्न विभागों के जरिए जो काम होता है, बहुत सारे पेड़ मनरेगा के अंतर्गत भी लगते हैं, लेकिन जो सभी प्रकार के कार्यक्रम हैं सबको मिलाकर इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया और मुझे खुशी है कि यह कार्यक्रम बहुत प्रभावी ढंग से चल रहा है और अभी तो अद्यतन आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं 2 साल पहले के उसके हिसाब से हम लोग लगभग 13% के करीब पहुंच चुके हैं हरित आवरण और मुझको पूरा विश्वास है कि जब इसका अद्यतन आंकड़ा आएगा तो हम समझते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर कामयाब होंगे और इसके लिए मैं वन एवं पर्यावरण विभाग को बधाई देता हूँ और जिस मुस्तैदी से इन लोगों ने हरियाली मिशन के काम को आगे बढ़ाया है। काम को शुरू करने में बहुत कठिनाई आई थी तो हम लोगों ने इसके लिए प्रारंभ में तो बहुत जोर लगाया, बल्कि पिछली बार तो हम लोगों ने अपने पार्टी के सदस्यता अभियान में भी ये शर्त रख दिया कि जो सदस्य बनना चाहेगा उसको 1 पेड़ लगाना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा बहुत हो गई, तो चर्चा हुई तो एक वातावरण बना और फिर वन एवं पर्यावरण विभाग ने पूरी तैयारी करके इसको लॉन्च किया और आज उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो आज का दिन इस बात के लिए बहुत ही अहमियत रखता है कि हम पेड़ों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और प्रतीक के तौर पर हम उन्हें राखी बांधते हैं। तो आज के दिन फिर यहाँ आने का अवसर मिला और आज के इस विशेष अवसर पर वन एवं पर्यावरण विभाग ने राजधानी वाटिका के 3रे खंड का उद्घाटन किया और आप सब लोग प्रेस के लोग मौजूद हैं। इस पूरे वाटिका का जो
जिसको कहिए कि शीर्ष तौर पर नाम है राजधानी वाटिका। राजधानी वाटिका का एक हिस्सा है, उसको हम इको पार्क कहते हैं, दूसरा हिस्सा है उसको स्मृति वाटिका कहते हैं, और तीसरा हिस्सा जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है इसको एडवेंचर पार्क के नाम से जाना जाएगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी के लोग अनेक प्रकार के खेल को सीख सकेंगे। और जो हम लोगों ने देखा तो काफ़ी सोच समझकर लोगों ने किया है, और अभी तो इसकी शुरुआत ही हो रही है। और इससे यह भी पता चलता है कि जगह का सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि अब जो राजधानी वाटिका है, जैसा कि मुख्य सचिव बैठे हुए हैं ये बता रहे थे कि अब लगभग 3000 अब एक राउंड जो राजधानी वाटिका में सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, सवेरे जिनको टहलने की आदत है, उनके लिए बहुत ही मुफीद जगह। ऐसे भी काफ़ी भीड़ यहाँ होने लगी, सवेरे टहलने वालों को तो और सुविधा हो गई। अब 840 मीटर जुड़ गया, तो इस प्रकार से एक राउंड अब 3 किलोमीटर का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जू है हम लोगों का, उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं लोगों को, तो लोग उसमें बहुत टहलते थे बोटेनिकल गार्डन में, लेकिन उसके साथ साथ जू भी है, तो उसके अपने कुछ नियम हैं देश भर में, तो उसको लेकर के कुछ वन एवं पर्यावरण विभाग को कुछ रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है लोगों को। लेकिन अब लोगों के लिए सहूलियत है, और हम लोग पूरे ये जो एरिया है जिसको न्यू कैपिटल एरिया कहते हैं, इसमें आप देखिए कि जिस तरह से पाथवे बना दिया गया है, और मोरम का पाथवे, कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग टहलना चाहें पूरा टहल सकते हैं। तो अब किसी को टहलने वालों को भी कोई असुविधा नहीं होगी, और लोगों को सुस्ताने की भी जगह है। कुछ लोग जो योग और व्यायाम भी करते हैं उनके लिए भी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और धीरे धीरे जब पेड़ बड़े होते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका पर्यावरण, जो देखिए स्मृति वाटिका को जिस ढंग से बनाया गया है, और उसके वृक्ष जब बड़े हो रहे हैं तो कितना वो सुंदर लगने लगा। और जब ये लगता था कि जैसे सिर्फ ये नाला पास करने की ये नाला की जगह है, और किस प्रकार से इसको विकसित किया गया है, और इतने कम समय में अब खास दिनों पर तो फुटबॉल इतना ज़्यादा होता है, और अब ये तीसरा जुड़ गया, तो हम समझते हैं कि आम तौर पर भी और खास करके छुट्टी के दिनों में तो जबरदस्त भीड़ होगी। अब इस पूरे राजधानी वाटिका के चलते अब इतने लोगों का आना जाना शुरू हुआ, इसके किनारे पड़ने वाले जो कई सरकारी मकान हैं, उन पे जो रहने वाले लोग हैं उनको अब असुविधा होने लगी कि बाहर इतने लोगों की गाड़ियां लगी रहती है। लेकिन वो असुविधा थोड़ी होती है इंडिविजुअल, लेकिन आनंद कितना आता है, यह देखकर कितनी प्रसन्नता होती है कि शहर में अगर पार्क को विकसित किया जाए तो किस तरह से लोग प्रसन्न होते हैं और उस जगह पर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात चीज़ है। और जिस तरह से पटना में हम लोगों ने जितने पार्क का निर्माण किया है, और अब सब पार्क के देख रेख की जिम्मेवारी वन एवं पर्यावरण विभाग को मिली, तो ये लोग पूरे तौर पर देखेंगे, सबकी रखवाली भी करेंगे, रक्षा करेंगे, और देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो ठीक ढंग से बढ़ें, तो लोगों को बहुत आनंद आएगा। और अब तो बन रहा है वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क भी बन रहा है। हमारा कंसेप्ट तो बहुत बड़ा था उस बात को लेकर, लेकिन मैं अपने दर्द को बयां नहीं करना चाहता हूँ, तो वह कुछ विवाद उत्पन्न कर देगा। लेकिन उसके लिए तो हम बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार बहुत काम करना चाहती है, और बीच में बहुत सारे चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसके चलते उसको आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी अब उसको दूसरे रूप में ही विकसित किया जा रहा है, और उसमें एक ही मेरा सुझाव है कि उसका नाम हम लोगों ने रखा वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क। तो आज़ादी पार्क इसलिए रखा है कि आज़ादी की लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह का जो योगदान था 1857 में, जो आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू, उसमें उनका योगदान और उनकी स्मृति में उस पार्क का नाम करा।
और उस पार्क में आज़ादी की लड़ाई में बिहार के जिन लोगों की महती भूमिका रही और देश के प्रमुख राष्ट्र नायकों, उस सबों के बारे में वहाँ पर जानकारी, ताकि बच्चे जाएंगे न सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि वहाँ जो लिखा रहेगा उससे, शिलापट लिखा रहेगा उसी से बहुत सारे आज़ादी की लड़ाई के बारे में उनको जानकारी भी मिल जाएगी। तो ज्ञानवर्धन भी करेगा, पर्यावरण के बारे में भी एक समझ बढ़ेगी, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होगी, किस पेड़ की क्या अहमियत है, किस पौधे का क्या महत्व है, इसके बारे में तो जानेंगे ही। और साथ साथ कि कितना कठिन संघर्ष आज़ादी प्राप्त करने में हुआ है, इसका भी बच्चों को एक एहसास हो जाएगा। और हम लोगों ने बिहार पटना में जितने पार्क का निर्माण किया है, सबके पीछे कंसेप्ट यही रहा है कि उसमें बच्चों के खेलने कूदने का इंतजाम, और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आराम से बैठ पाए। बीच वाले जो लोग हैं, जवान या बुजुर्ग होने के पहले वाला पीरियड, उनको तो काम से फुर्सत रहता नहीं है, वो तो भाग दौड़ में रहते हैं। तो बच्चे, महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं, उनको उससे बहुत फायदा होता है। आप किसी भी जिस भी इलाके में चले जाइए जहाँ जहाँ पार्क का विकास किया गया है, वहाँ लोगों को एक अच्छी अनुभूति होती है। तो आज उसी प्रकार से इस पूरे इसमें ये जो एडवेंचर पार्क राजधानी वाटिका का खंड 3, लेकिन ये पूरी वाटिका है, पूरी वाटिका इको पार्क नहीं है। राजधानी वाटिका का 3 हिस्सा हो गया, एक है इको पार्क, एक है स्मृति पार्क और तीसरा ये एडवेंचर पार्क। तो 3 हिस्सा है, 3 खंड है, और तीनों को मिलाकर राजधानी वाटिका है। उस राजधानी वाटिका में आप लोग भी टहलना चाहिएगा, तो बहुत आनंद से सुबह सुबह टहलिए, क्योंकि आप लोग को बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। तो सुबह सुबह आकर के एक चक्कर लगा जाइएगा, तो उससे ही मन और फ्रेश हो जाएगा। तो आज के इस अवसर पर, रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आज के दिन जो वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में भी बिहार में मनाया जाता है, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई उनको, और कम से कम भारत को 1 मेडल तो मिला, तो इसके लिए उन्होंने देश का मान बढ़ाया, गौरव रखा। तो उन पर हम सब लोगों को नाज है, मेरी पूरी बधाई। इतने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई 1 मेडल तो मिले, तो कम से कम 1 मेडल तो मिल गया। नहीं, देखिए, गोपालगंज का मसला है, हम लोग खुद ही इस बात को लेकर काफी कंसर्न है। और इस प्रकार की घटना हुई है, एक विचित्र प्रकार की घटना है। कुछ लोगों ने जो मृत्यु हुई है, और उसमें कुछ लोगों ने अपने जो अंतिम संस्कार भी कर लिया। तो प्रशासन की तरफ से काफी उसमें शुरू से ही मुस्तैदी रखी गई है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एक ही कॉमन ट्रेंड है, हो सकता है उसमें से कुछ 2-3 लोग ऐसे हों जो अन्य प्रकार से भी जिनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन मेरा अपना हंच है, हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक कारण जरूर, और वह कारण हो सकता है जहरीला शराब। लेकिन हमारे लिए कुछ भी बोलना अभी आधिकारिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि जिस समय ये घटना के बारे में सूचना मिली है, तत्काल हमने मुख्य सचिव से, डीजीपी से, और जो हमारे एक्साइज विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनको तीनों से हमने बातचीत की। डीजीपी ने वहाँ तत्काल डीआईजी और आईजी को भी भेजा, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी टीम गठित करके वहाँ भेजी गई है। डीएम को भी कहा गया, चीफ सेक्रेटरी ने भी इसमें पूरी रुचि दिखाई। मेरे कार्यालय से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और देखा जा रहा है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बात नहीं आई है, ये इससे कोई अंतिम बात नहीं प्रमाणित होता है कि ये शराब पीने से मौत नहीं हुई, क्योंकि शराब पिए होंगे पहले, वो तब तक इवेपोरेट कर गया होगा, वोमिट किया तो सब निकल गया होगा। इसलिए वेसरा टेस्ट के लिए भी गया हुआ है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो कुछ भी परिस्थिति है, इसका सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस प्रकार का प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं, और कई लोग इस बात को कह भी रहे हैं, बहुत लोग कहने के बाद पीछे भी हट रहे हैं
एक विचित्र परिस्थिति में सबसे कहूंगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति बताना चाहिए। मैं उन सभी परिजनों से कहूंगा कि आप मत घबराइए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जिसने जहरीली शराब का निर्माण किया और जहरीला शराब लोगों को पिलाया, कानून के मुताबिक कार्रवाई उस पर होगी। और बल्कि जब ये साबित हो जाएगा कि जहरीले शराब पीने के कारण मृत्यु हुई है, तो मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी हम देंगे। ये हम लोगों ने पहले से घोषणा कर रखी है, लेकिन उनके परिजन इस बात को लेकर न घबराएं, ईमानदारी के साथ सच्ची बात सामने रखें और उसका एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा। और सब लोग लगे हुए हैं पूरे तौर पर। और कई लोग कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि शराबबंदी का हुआ ये बड़ा भारी परेशानी है, तो किसी ने कहा कि रेड फेस्ट है गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं, हमको मालूम है कि इस तरह की घटनाएं घटे। अब अगर ऐसी घटनाओं से घबरा जाए, एक अखबार में तो हमने देखा कि अपना व्यू लिख दिया कि भाई इसको बंद ही कर दीजिए, तो हम समझे कि अच्छा तब तो 2-4 लीकर लॉबी वाला ऐसा घटना करवा दे और तब इतना बड़ा समाज सुधार का काम समाप्त कर दिया जाए। समाज सुधार का काम ये कभी बंद नहीं किया जाएगा, ये जारी रहेगा। और साथ साथ रास्ते में आने वाली बाधाओं जिसके बारे में पहले से भी अंदेशा है, तो उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे और देखेंगे। और जब कोई काम प्रारंभ किया जाता है तो कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, अड़चनें सामने आती हैं, उससे घबराया नहीं जाता है, बल्कि उन अड़चनों को दूर किया जाता है और कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई करके उन लोगों को सजा भी दिलवाया जाएगा जो लोग इस तरह के धंधे में हैं। और पूरी मुस्तैदी बरती जाती है। लेकिन आप जानते हैं आदमी है, हर आदमी तो एक राय का होता नहीं है, तरह तरह के लोग होते हैं, ये कुदरत की देन है। मानव जाति का जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं। तो ये मान लेना कि सारे लोग एक मत के हो गए, ये तो संभव ही नहीं। तो हम लोगों का काम है कि पूरा इसको इन्फोर्स करें, एक तरफ कानून के जरिए और दूसरी तरफ जन चेतना के जरिए। अब जिस इलाके में मान लिया जाए कि ये लोग पी रहे हैं, तो जो जन जागरण का अभियान है उसको भी तेज किया जाएगा कि मत पियो, देखो जहरीली शराब पीने से क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि शराबबंदी के कारण जहरीली शराब से मौत होती है। अभी यूपी में जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ शराब मौत हुई, बिहार में भी जब शराबबंदी नहीं थी तो उसके पहले भी हुश ट्रेजेडी हुई है। तो इसलिए यह तो ऐसा गोरख धंधा है कि इनके लोगों को तह तक जाकर पकड़ना ही है और इसके तह तक हम लोग पहुंचेंगे। और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया के बंधुओं का भी पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि कल भी हमने जिलाधिकारी को यही निर्देश दिया था कि मीडिया के पास जो फाइट है, बहुत लोगों से पूछते रहते हैं, उस फाइट को भी सुनिए और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सहूलियत होगी। तो इसलिए किसी एक चीज के आधार पर हम मानने को तैयार नहीं है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकता वो 24 घंटा से भी पहले का वो पिया हुआ ही दिखाई पड़ रहा, तो हो सकता है तब तक उसका कोई अंश पेट में नहीं बचा हो, कुछ बचा ही नहीं हो पेट में, चाहे सब वोमिट करने के सिलसिले में बाहर निकल गया हो। तो बेचारा टेस्ट के लिए गया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यथाशीघ्र उसकी रिपोर्ट देगा। अगर उस रिपोर्ट में आ जाता है तब तो एकदम बिल्कुल एक सख्त प्रमाण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रमाण हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, जो वातावरण से पता चल रहा है और जहाँ पर के बारे में लोग बता रहे हैं कि वहाँ पिए, वहाँ से कुछ बरामद भी हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में इन सब चीजों को गौर करते हुए अंतिम नतीजे तक पहुँचा जाएगा। मैं पूरे तौर पर इंतजार कर रहा हूँ, जैसे आप लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा और जो भी समूह इस काम में लगे हुए हैं जन जागरण पैदा करने के लिए शराबबंदी के पक्ष में, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने जन जागरण के अभियान को कभी धीमा न करें, क्योंकि बार बार इसमें खतरा की संभावना रहती है। आप देखते हैं कि रोड पर हर जगह बोर्ड पर लिखा रहता, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर निश्चिंतता हो गई कि अच्छा अब सब लोग नहीं पीता, खत्म हो गया, और उसके चलते जैसे ही निश्चिंत होंगे वैसे ही कहीं कहीं कोई धंधा शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें उस तरफ भी पूरा सजग रहना है। और जो सरकारी का प्रशासनिक तंत्र है
जिसको इस चीज कानून को एनफोर्स करना है, इसके लिए जो कानून है उसके मुताबिक उन्हें कार्रवाई करनी है। उनसे भी हमारी पूरी अपेक्षा कि ये काम करते रहेंगे। लेकिन चूंकि मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को हमने और एक्साइज के प्रधान सचिव को कहा है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरे मामले की, और सब लोग बहुत सख्ती से ले रहे हैं, इस मामले पर कोई पर्दा नहीं डालना चाहिए। समस्या है कि हमारी स्कीम है कि हुश ट्रेजेडी होने पर शिकार लोगों को हमें मुआवजा, ये अनुग्रह अनुदान देना है। तो हमारी चिंता तो है कि अगर वो होता तुरंत देंगे, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेवार है, जिसने इस प्रकार का शराब बनाया और इस प्रकार का शराब बेचा, उसके ऊपर तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है और जो जांच पड़ताल की एजेंसी है, अन्वेषण करने वाली एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की, वो बिल्कुल सही नतीजे पर पूरे प्रमाण के साथ पहुंचे। और मुझे बताया गया है कि इसके लिए स्पेशल टीम्स गठित की गई और मुझको पूरा भरोसा है, और पूरे मामले की समीक्षा भी करेंगे कि भाई कहां पर ऐसा कैसे हुआ, पूरे तौर पर चौकसी थी या नहीं थी। तो आज ही हम सब बात कह दें ये मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर हम ही बोल देंगे तब तो फाइनल हो गया। इसलिए अभी जब चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग इस पर नजर रखे हुए हैं, तो इनकी रिपोर्ट आएगी और मैं इतना जरूर आश्वस्त करूंगा कि किसी चीज पर कोई पर्दा नहीं डालना है। हमको पर्दा डालने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। हम तो जानते हैं इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कई तरह की घटनाएं घटती हैं, कई तरह की अनहोनी भी होती रहती है, लेकिन इसको तो एक संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे और रास्ते में आने वाली बाधाओं का मुकाबला करेंगे और उस पर काबू पाएंगे। और अंततोगत्वा ये जो आज विशाल बहुमत के मन में, हम चंद अपवाद की बात नहीं जानते, लेकिन लोगों के मन में जो आनंद की अनुभूति है शराबबंदी से, तो अभी तो शुरू हुआ है, 4 महीना है। जितने तरह के संकट आएंगे, अच्छा है कि जल्दी जल्दी सब संकट आ जाए और सबसे निपट ही गए हम लोग, तो बढ़िया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है और लोगों को सबक सीखना चाहिए कि किस प्रकार से लोग जान गंवा देते हैं जहरीली चीजों का को ग्रहण करके। तो सब लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए और प्रशासनिक तंत्र भी पूरे तौर पर और सजग होगा, और जो भी इस सामाजिक अभियान से जुड़े लोग हैं उनको भी अब निश्चिंतता में नहीं रहना है, बल्कि निरंतर सक्रिय रहना। बहुत धन्यवाद। कहीं भी अगर ऐसा मामला हुआ है तो उसमें डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन उसे दबाने की कोशिश करता है, जबकि वो खुलेआम बिकता रहता है, लोग पीते हैं और लोग पहले मानते हैं लेकिन बाद में इससे पीछे हट जाते हैं। देखिए, अब ये चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के लेवल पर बात देखी जा रही है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई अगर दबाना चाहेगा तो दबा पाएगा। और मैंने खुलेआम कह दिया, भाई मेरी अपनी थोड़ी समझ है इस मामले में कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो हो सकता है लीकर जितने समय लिया और सब कुछ वोमिट कर दिया तो उसमें कुछ बचा नहीं, यह भी तो संभव है। अकेले पोस्टमार्टम रिपोर्ट हर चीज की गारंटी तो देगा नहीं कि 24 घंटा पहले, 36 घंटा पहले ग्रहण किए और सब कुछ बाहर निकल गया वोमिट करके तो पेट में कुछ बचा रह जाए। इसलिए हम उसको अंतिम और प्रामाणिक चीज नहीं मानते व्यक्तिगत रूप से। इसके लिए और चीजों पर जाना होगा तो वेसरा टेस्ट के लिए भी दिए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बहुत बार होता है कि प्रत्यक्ष एविडेंस नहीं मिलता है मामले में, लेकिन परिस्थिति जन्य जो एविडेंस है वो अभी कारगर होता है। तो इसलिए किसी चीज को नहीं, अब कौन दबाने की कोशिश कर रहा है ये सब अब कहां से निकल के जाएगा। जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों देख ही रहे हैं तो मुझको पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी पूरी बात हम लोगों के तक आएगी, और जैसी बात आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरे मन में कहीं से कोई इस बारे में आज कोई अंतिम हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन मुझे अफसोस है जिस कारण से मृत्यु हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। नए कानून में जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होगी, उसमें शराब बेचने के जो दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी तक की सजा का नहीं, ये प्रावधान जो हमारा पहला जो पुराने 1915 के एक्ट का अमेंडमेंट है उसमें ही ये प्रावधान है। नया जो विधेयक लाया गया उसमें भी यही प्रावधान कंटिन्यू किया गया, लेकिन जो हमारा संशोधन विधेयक है उसमें ही इसका प्रावधान है कि कोई जहरीला शराब बनाएगा
उसको बेचेगा, लोगों को पिलाएगा, तो अगर किसी की मृत्यु होती है या लोग इसको लेकर के अपंग हो जाते हैं, तो ऐसी सभी परिस्थिति में जहरीला शराब बनाने बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और सजा का प्रावधान मृत्युदंड और आजीवन कारावास होगा। लेकिन उस ट्रेजेडी के जो शिकार हो जाएंगे उनके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, बल्कि उनको तो उनके परिजनों को संवेदना स्वरूप हम लोग सहायता देंगे, अनुग्रह अनुदान देंगे, और जो इस बात को लेकर के अपंग हो गए हैं उनके लिए भी करेंगे। इसलिए जो लोग भी शिकार हैं उनके परिजन जरा खुल करके और ईमानदारी के साथ बात को बताएं।